प्रियम्बल पढ़ लिया, मतलब कल, मतलब लास्ट क्लास में जो हमारी हुई थी इंडियन पॉलिटी के ऊपर, उसके अंदर हम लोगों ने प्रियम्बल को पढ़ लिया था। प्रियम्बल कहाँ से आया, किस डेट को अडॉप्ट किया गया, कब, उसका क्या मतलब है, क्या वो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं। इसके अलावा जो थोड़े बहुत पॉइंट्स छूट गए थे उस दिन लास्ट क्लास के अंदर, उनको कवर करते हुए हम लोग आज की क्लास में आगे चलेंगे। यूनियन टेरिटरीज एंड स्टेट्स को देखेंगे और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर आए हुए हैं, तो उसके अंदर हम लोगों को आज हम लोग देखेंगे कि लेटेस्ट पैटर्न क्या है, कि पैटर्न किस तरीके से चेंज हो रहा है क्वेश्चंस का। ठीक है, आ जाओ। तो देखो ये कह रहे हैं कि जो प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसको एन ए पालखी वाला ने बोला था आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो डायरेक्ट जैसे उस दिन हमने देखा था कि ऑस्टिन का स्टेटमेंट पूछा हुआ था, गेल्विन उसने क्या बोला था, ऑस्टिन ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, है ना, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसी तरीके से इनका स्टेटमेंट भी आ सकता है, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने बोला, तो किसने बोला, एन ए पालखी वाला। बिल्कुल बिल्कुल पायल जी, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बोला उन्होंने। ठीक है, अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी हम लोग देख चुके हैं, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से आता है, जवाहरलाल नेहरू इसको लेके आए थे और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको 22 जनवरी 1947 को अडॉप्ट कर लिया था। याद रखेंगे 13 दिसंबर 1946 को इसे पेश किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने नेहरू द्वारा, इसे भी डेट को याद रखेंगे। इसके अलावा 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था, प्रियम्बल को हमने अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा और एडॉप्टेड विद कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि इसको लागू कर दिया गया, एडॉप्टेड विद कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को ही। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को ये फोर्स में आ गया। ठीक, क्लियर, ये 4 डेट इससे रिलेटेड याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं, जैसे कि जब हम प्रियम्बल को पढ़ते हैं तो सीधे सीधे हम लोगों ने उस दिन सारे वर्ड्स डिस्कस किए थे। क्या क्या था, we the people of India solemnly resolve to constitute our nation into sovereign socialist secular democratic republic and we guarantee our people, यानी कि we ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम लोगों को क्या दे सके, जस्टिस इक्वालिटी फ्रेटर्निटी, है ना, जस्टिस इक्वालिटी फ्रेटर्निटी दे सके। तो अब इन सब चीजों का क्या मतलब है, उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हुए आगे चलेंगे। सोवरेन को हम लोगों ने उस दिन भी डिस्कस किया था, हल्का सा फिर से रिवाइज कर लेते हैं, जहां पर इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों मैटर्स में हमारे ऊपर कोई ना हो। अच्छा, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हम तो यूएन का पार्ट है और इंडिया के अंदर बहुत सारे लॉज ऐसे बने हैं जो यूएन के बहुत सारे कन्वेंशन से आते हैं, तो क्या इंडिया को सोवरेन कंट्री कहा जा सकता है? तो इसका क्या जवाब है, क्या यूएन की मेंबरशिप और हमारा कमिटमेंट टुवर्ड्स यूएन हमारी सोवरेनिटी को खत्म नहीं कर देता? जल्दी बताओ, कौन बताएगा, सब लॉ वाले ही हैं आज। जी मिसबा जी, बताओगे थोड़ा सा कुछ? सर वो बाउंड थोड़ी ना है, हाँ हम लोग बाउंड थोड़े ना है। और यूएन चार्टर अपने आप ही सोवरेनिटी के कंसेप्ट को एक्सेप्ट करता है और उसको अप्लाई भी करता है, सोवरेनिटी के कंसेप्ट को यूएन चार्टर अपने आप में उसको एक्सेप्ट करता है। और इसके अलावा हम लोग जैसे कॉमनवेल्थ के भी मेंबर है, तो कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप में भी हमारी सबसे पहले यही शर्त है कि हम अपनी सोवरेनिटी मेंटेन करके रखेंगे। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की तरह हम लोग क्राउन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे एज हेड ऑफ द स्टेट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सोशलिस्ट का क्या मतलब है, सोशलिस्ट याद रखेंगे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड किया गया। अच्छा, सोशलिस्ट अगर हम देखें तो सोशलिस्ट का मतलब तो ये होता है ना कि जहां पर जो प्रॉपर्टी है, जो जो एसेट है, द एसेट इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, यानी कि सरकारी होगी सारी प्रॉपर्टी, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज विल बी इक्वल। तो क्या ये दोनों चीजें इंडिया के अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिलती है? और अगर नहीं देखने के लिए मिलती है तो क्या हम सोशलिस्ट नहीं है? सवाल है ये मेरा आप लोगों से, माइक खोल के जवाब देंगे तो मजा आ जाएगा। छवि जी, क्या कहना है आपका इस बारे में? सर रिपीट कीजिए। मेरा सवाल ये है कि सोशलिस्ट का मतलब होता है
हाँ, ये सोशलिस्ट का मतलब होता है जहां पर जो प्रॉपर्टी है, जितनी भी एसेट हम लोग देख रहे हैं देश के अंदर, कंपनीज हैं और एयरपोर्ट्स हैं और रेलवे है, रोड्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, ये ओन्ड बाय गवर्नमेंट हो, परफेक्ट सोशलिज्म की अगर बात करें। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जो हो वो इक्वल हो, उसको बोलते हैं सोशलिस्ट। तो क्या हम सोशलिस्ट हैं? और अगर नहीं है तो क्या हम प्रियम्बल में झूठ बोल रहे हैं कि हम सोशलिस्ट हैं? ये सवाल। जी प्रसून जी, अब बताइए जवाब इसका क्या होगा। सर फ्रैंकली फिलहाल के सिनेरियो में देखें तो इतना तो सोशलिज्म अचीव नहीं कर पा रहे हैं। यहीं पे फर्क है थोड़ा सा, ठीक है। हमारा सोशलिज्म अलग है। हम किस सोशलिज्म को फॉलो करते हैं? हम गांधीयन सोशलिज्म को फॉलो करते हैं। हम लोग कम्युनिस्ट सोशलिज्म को फॉलो नहीं करते। गांधीयन सोशलिज्म यानी कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, जहां पर मिक्स्ड इकोनॉमी हो। तो जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में लिखा है वो सही लिखा है। हम डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट है ना। डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट मतलब हम कम्युनिस्ट सोशलिस्ट नहीं है जहां पर पूरी की पूरी प्रॉपर्टी सरकार के द्वारा ओन की जाएगी। हम लोग डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट है जहां पर मिक्स्ड इकोनॉमी होगी। हमारे यहाँ गवर्नमेंट ओन्ड पीएसयूज है ना, बेल है, सेल है, गेल है ना, बीएचईएल है। इसके अलावा गवर्नमेंट ओन्ड हॉस्पिटल्स हैं, एम्स है, सफदरजंग है, तमाम हर एक जिले के अंदर सरकारी अस्पताल है। ऑलमोस्ट, नहीं होंगे कुछ जिलों में, क्लेम नहीं कर रहा मैं कुछ, है ना। तो गवर्नमेंट ओन्ड भी है, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल भी है, प्राइवेट कंपनीज भी हैं। जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर एनपीसीआईएल काम करता है, लेकिन वो क्या है? वो पीएसयू है। लेकिन अब शांति एक्ट के आने के बाद से जो प्राइवेट पार्टिसिपेशन है वो भी अलाउ कर दिया गया, तो प्राइवेट पार्टिसिपेशन भी होने लगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज भी उसके अंदर काम कर रहा है ना। अभी जो डेटा ब्रीच हुआ कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट का, उसके अंदर जो रिलायंस जिस फील्ड में काम कर रहा था, जो रिलायंस के पास डेटा था, वो डेटा लीक हुआ है। तो प्राइवेट कंपनीज भी काम कर रही है, वो भी काम कर रही है, सरकारी कंपनीज भी काम कर रही है। तो इसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट। हम कैसे हैं? डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट है। हम कम्युनिस्ट सोशलिस्ट नहीं है। इसको बोलते हैं गांधीयन सोशलिज्म, ठीक है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। Economic liberalization after 1991 did not make the word socialist irrelevant. The constitution does not impose one rigid economic model. Elected government may determine economic policy while respecting constitutional rights and basic structure. बेसिक स्ट्रक्चर और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को इन्फ्रिंज किए बिना हमारी सरकार कुछ भी इकोनॉमिक पॉलिसी बना सकती है। 1991 के बाद लिबरलाइजेशन हुआ, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वो लिबरलाइजेशन किया और इंडियन इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी से जोड़ दिया, यानी कि ग्लोबलाइजेशन किया, लिबरलाइजेशन किया, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी ग्रो हुई, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकुलर का क्या मतलब है? सेकुलर का क्या मतलब है कि सरकार का कोई धर्म होगा ही नहीं। और अगर सरकार का कोई धर्म नहीं होगा तो फिर, हाँ जी प्रसून जी बताइए। सर सॉरी टू इंटरप्ट, पर शुरू से ही मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंस गांधीयन इन्फ्लुएंस थोड़ा ना होगा पूरा इस पर सोशलिज्म पे, कहीं तो कुछ ना कुछ ब्लेंड रहा होगा किसी टाइम पीरियड में कम्युनिज्म का। नहीं, कम्युनिज्म, कम्युनिस्ट सोशलिस्ट हम कभी भी नहीं थे, गांधीयन सोशलिज्म ही था। हालांकि ये जो सोशलिज्म है ये इंस्पायर्ड वहीं से है, रशियन रिवॉल्यूशन से, ठीक है। तो ये अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका बेस कहां पे है, इज इंस्पायर्ड बाय विच, यानी कि किससे इंस्पिरेशन लेते हैं, तो रशियन रिवॉल्यूशन से ही इंस्पिरेशन लेते हैं। लेकिन इंडिया के अंदर जो इम्प्लीमेंट हुआ वो शुरुआत से ही मिक्स्ड इकोनॉमी इम्प्लीमेंटेशन हुआ, ठीक है। शुरुआत से ही हमने, टाटा बिरला पहले से थे, है ना। टाटा बिरला ये सब इंडस्ट्रीज थे पहले से ही। इन्होंने जब आजादी की लड़ाई लड़ी गई उसके अंदर बहुत पैसा भी अपना दान दिया, समय भी दिया, है ना। तो उसके बाद ऐसा नहीं था कि इनको खत्म कर दिया गया और फिर बाद में दोबारा से आए, नहीं। मिक्स्ड इकोनॉमी का ही कंसेप्ट हमने शुरुआत से अपनाया है, ठीक है। परफेक्ट सोशलिज्म जिसको कम्युनिस्ट सोशलिस्ट बोलते हैं वो हम कभी भी नहीं रहे, ठीक है। हमने कंसेप्ट हालांकि ब्रिटेन से लिया, ये बात सही है। सेकुलर के बारे में बताओगे?
क्या हमारे सेकुलरिज्म में और वेस्टर्न सेकुलरिज्म में कोई अंतर है? स्टेट हैज नो रिलीजन, द गवर्नमेंट डज नॉट फेवर और डिस्क्रिमिनेट। मिसबाजी ने एकदम सही बताया, डज नॉट फेवर और डिस्क्रिमिनेट। फेवर और डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है, लेकिन क्या स्टेट इंडिया के अंदर रिलीजन से अछूता रह सकता है? क्या आज के समय में अछूता है? और अगर आज के समय में अछूता नहीं है तो क्या फिर ये गलत है कि हम सेकुलर नहीं रहे? हम अभी भी सेकुलर है। हमारे आगे कहते हैं कि भाई सभी सभी धर्मों को समान संरक्षण देना है, इक्वल प्रोटेक्शन टू ऑल रिलीजन्स। ठीक है, रिलीजन नहीं होगा स्टेट के अंदर, ऐसा नहीं कहते। ठीक है, तो इंडियन सेकुलरिज्म में यही अंतर है कि इंडियन सेकुलरिज्म कहता है कि देयर विल बी इक्वल प्रोटेक्शन फॉर ऑल रिलीजन्स, और जबकि वेस्टर्न सेकुलरिज्म यहीं पे कहता है देयर विल बी नो रिलीजन ऑफ द स्टेट। ठीक है, आर्टिकल 25 टू 29 गिव्स स्पेसिफिक गाइडलाइंस। सही बात है। ठीक है, तो आर्टिकल 25 से 29 हमको राइट टू रिलीजन देता है। इसका मतलब हम लोग सेकुलरिज्म वर्ड जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जुड़ा है, ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद सेकुलर नहीं हुए। सेकुलर तो हम पहले से थे, सेकुलर तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पहले से था, बस ये वर्ड हम लोगों ने बाद में उसके अंदर जोड़ दिया अपने प्रियम्बल के अंदर। ठीक है, और भी वेस्ट में तो वो लोग हाँ जी, क्या कह रहे हैं प्रसून जी? वेस्ट में तो वो लोग रिलीजन को बिल्कुल अलग रखकर चलते बिल्कुल हैं, बिल्कुल। पॉलिटिक्स अलग और रिलीजन पूरी तरह से हाँ जी, अलग, क्योंकि वो वेटिकन से रूल होता है तो वो उसको वहीं तक बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रसून जी। ठीक है, वहां पर बिल्कुल रिलीजन को स्टेट से बिल्कुल अलग किया, पॉलिटिक्स से नहीं बोलेंगे, स्टेट से। स्टेट हैज नो रिलीजन। ठीक है, और लेकिन यहाँ पर इंडिया के अंदर किस तरह का कंसेप्ट है, दैट वी गिव प्रोटेक्शन टू ऑल रिलीजन्स एंड वी प्रमोट ऑल रिलीजन्स। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाते हैं, एस आर बोमाई के केस में भी कहा गया कि सेकुलरिज्म जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, तो सेकुलरिज्म को किसी भी अमेंडमेंट से चेंज नहीं किया जा सकता। इसके बाद डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, सोशल डेमोक्रेसी और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, तीनों तरह की डेमोक्रेसी इंडिया के अंदर इंप्लीमेंट की गई। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी यानी कि सभी लोगों को इक्वल राइट्स हैं वोट देने के, मतलब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के हिसाब से, या तो फिर वो पागल घोषित ना कर दिया गया हो, अनसाउंड माइंड का घोषित ना कर दिया गया हो बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट। अगर कॉम्पिटेंट कोर्ट उसको अनसाउंड माइंड का घोषित कर देती है तो वो वोट देने के काबिल नहीं है। ठीक है, और अगर वो 18 साल से नीचे का है तब भी वो वोट देने के काबिल नहीं है, इंडियन सिटीजन नहीं है तब भी वो वोट देने के काबिल नहीं है। तो उन सब अहर्ताओं को पूरा करने वाला हर व्यक्ति क्या कर सकता है, इंडिया के अंदर वोट दे सकता है, इलेक्शन लड़ सकता है ना, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स में आ सकता है। सोशल डेमोक्रेसी यानी कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा और सोशल हायरार्की खत्म कर दी जाएगी। सोशल हायरार्की मतलब जो सोशल हायरार्की इंडिया के अंदर हजारों सालों से बनी हुई थी कि ब्राह्मण सबसे ऊपर होंगे, फिर क्षत्रिय होंगे, फिर वैश्य होंगे, फिर शूद्र होंगे, ये इस अंग वो सारी हायरार्की को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, इसके अलावा इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के अंदर जो इनइक्वालिटीज, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज हैं उनको खत्म करने की कोशिश की जाएगी, जो कि नहीं हो रही है खत्म, ये चीज इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही है। जो इकोनॉमिक गैप है, अगर हम डेटा को देखें तो इकोनॉमिक गैप बढ़ता जा रहा है। और अगर हम यूएन रिपोर्ट की माने, इसी साल जो रिलीज हुई है यूएन रिपोर्ट, वो कहती है कि इनइक्वालिटी और ज्यादा बढ़ेगी आने वाले समय में। जैसे जैसे एआई इंटीग्रेट होगा इनइक्वालिटी और ज्यादा बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि एआई को इंटीग्रेट कर कौन पाएगा, एआई को अच्छे से यूज कर कौन पाएगा? जिसके पास पैसा है, जिसके पास रिसोर्स है, जिसके पास एक्सेस है ना। गरीब आदमी के पास ना रिसोर्स है, ना एआई का एक्सेस है, और ना ही एजुकेशन है, तो वो वहां पर compete नहीं कर पाएगा और एआई इनकम बढ़ाएगा लोगों की, तो यहाँ पर इकोनॉमिक गैप और ज्यादा बढ़ने वाला है। ठीक है, और ये सभी कंट्रीज के लिए काम। ठीक है, फीचर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, इंडियन डेमोक्रेसी के क्या क्या फीचर्स हैं, जैसे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हमने बताया आप लोगों को, है ना, पीरियोडिक इलेक्शंस होते हैं, हर 5 साल में इलेक्शंस होते हैं, रूल ऑफ लॉ है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है? गवर्नमेंट किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है? लोगों के लिए। नहीं,
गलत खुशबू जी। गवर्नमेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल। गवर्नमेंट का क्या मतलब होता है, चलो ये बताओ। क्या गवर्नमेंट और लेजिस्लेचर के अंदर कोई डिफरेंस है? चलो, गवर्नमेंट और लोकसभा के अंदर कोई डिफरेंस है? गवर्नमेंट में पीएम और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, और लोकसभा में जितने भी इलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो सब है। तो गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स द लोकसभा एंड लोकसभा इज रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल। ठीक है, गवर्नमेंट किसके लिए लोकसभा है? वो गवर्नमेंट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? लोकसभा के लिए। ठीक है, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है, फंडामेंटल राइट्स हम लोगों को मिले हुए हैं जिससे कि हम लोग डेमोक्रेसी को एंजॉय कर पाते हैं। जैसे अभी आप लोग देख रहे हैं सोनम वांगचुक अभी धरने पे बैठे हुए हैं। अभी कुछ लास्ट ईयर जीडी अग्रवाल धरने पे बैठे थे, 111 दिन धरने पे बैठ के उनकी मृत्यु हो गई, सरकार ने नहीं सुनी, है ना। तो अब ये बैठे, डेमोक्रेटिक राइट है, एंजॉय करो, बैठो भूखे मर जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता सरकार को। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट है। लेकिन अच्छा, फ्रीडम भी हमारे पास स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, मूवमेंट का, रेसिडेंस का, है ना, एसोसिएशन बनाने का, तो फ्रीडम भी है। तो ये सारी चीजें हैं जिससे हम डेमोक्रेसी को एंजॉय कर पाते हैं। उसके बाद रिपब्लिक आता है। रिपब्लिक का मतलब सबको पता ही है, जहां पर हेड ऑफ द स्टेट कैसा हो, इलेक्टेड हो। और इंडिया में हेड ऑफ द स्टेट कौन है? प्रेसिडेंट है। और प्रेसिडेंट कैसा है हमारा? इलेक्टेड है, डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं है। इनडायरेक्टली इलेक्शन होता है। कैसे होता है, कौन बताएगा? चलो, मैं 2 बार बता चुका हूँ क्लास में, 2-3 बार। जल्दी से बता दो, क्या तरीका है प्रेसिडेंट को इलेक्शन का? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। सिंगल ट्रांसफरेबल। हाँ, पीआर थ्रू एसटीवी। खुशबू जी ने एकदम शॉर्टकट में लिख दिया, पीआर थ्रू एसटीवी, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, तो सोशल इकोनॉमिक जस्टिस, जस्टिस देने की बात कर रहे हैं तो कैसी कैसी? सोशल जस्टिस यानी कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा। इकोनॉमिक जस्टिस वही कि सबकी इनकम बराबर करने की कोशिश करेंगे, आर्टिकल 38-39 के अंदर ये कह भी रखा है। उसके अलावा पॉलिटिकल जस्टिस है, तो पॉलिटिकल जस्टिस में सभी लोगों को इक्वल राइट्स हैं, वोट देने के, इलेक्शन लड़ने के, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है ना। So the ideal of social, economic, political justice were influenced by the Russian Revolution of 1917. ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ये वाला एग्जाम में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, अलग अलग एग्जाम्स में, यूपीएससी में भी आया हुआ है ये। The ideals of social, economic and political justice in our preamble is influenced from रशियन रिवॉल्यूशन। उसके अंदर ऑप्शंस देगा, रशियन रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, अमेरिकन रिवॉल्यूशन, या ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो उसके अंदर आपको लगाना है निशान रशियन रिवॉल्यूशन। ठीक है, लिबर्टी, लिबर्टी यानी कि आजादी, सोचने की आजादी, एक्सप्रेस करने की आजादी, मानने की आजादी, फेथ की आजादी और वर्शिप की आजादी। ये हमने उस दिन डिस्कस कर लिया था। ठीक है, इक्वालिटी का कंसेप्ट हमने उस दिन बहुत अच्छे से इन डेप्थ जाकर डिस्कस किया था, जितना पीसीएस के लिए पर्याप्त है ना। पीसीएस जे के लिए पर्याप्त नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन पीसीएस के लिए उतना काफी है। ठीक है, फ्रेटर्निटी भी हम लोगों ने उस दिन डिस्कस कर लिया था कि सिंगल सिटीजनशिप है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, ये सारी चीजें, है ना। ये याद रखेंगे। देखो, वी द पीपल कहां से लिया हमने? यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। जो वी द पीपल है, इसका कंसेप्ट हमने यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। और लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिया है। और सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस रशियन रिवॉल्यूशन से लिया है। बाकी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से लिया है इसकी फिलॉसफी। ठीक है, अब आ जाते हैं यूनियन एंड टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरीज और स्टेट। ठीक है, तो आर्टिकल 1 में सीधे सीधे कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, फेडरेशन क्यों नहीं बोला, यूनियन ऑफ स्टेट क्यों बोला, है ना। इसके पीछे भी एक कारण है। फिलहाल देखते हैं कि टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर क्या क्या आता है। तो टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर यूनियन टेरिटरीज भी आ जाती हैं, स्टेट्स भी आ जाते हैं, और जो भी टेरिटरी इंडिया के अंदर है वो सारी आ जाती है। ठीक है, यूनियन टेरिटरीज फर्स्ट शेड्यूल में आ जाएंगी, टेरिटरीज ऑफ स्टेट, और टेरिटरीज ऑफ दैट मे बी एक्वायर्ड बाय इंडिया इन फ्यूचर। ठीक है, और प्रेजेंट पोजीशन हमारे पास 28 स्टेट, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। जो यूनियन टेरिटरीज कहां पर है, मेंशन्ड है फर्स्ट शेड्यूल में। याद रखेंगे यूनियन टेरिटरीज कहां पर मेंशन्ड है,
फर्स्ट शेड्यूल में, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है, शेड्यूल तो सारे याद करने ही है, पूछे ही जाते हैं। वाई यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड नॉट फेडरेशन ऑफ स्टेट्स? क्यों? क्योंकि बी आर अम्बेडकर ने स्पेसिफिकली कहा है कि यूनियन बोलना है। क्यों? क्योंकि द इंडियन फेडरेशन वॉज नॉट क्रिएटेड बाय एन एग्रीमेंट बिटवीन द सोवरेन स्टेट्स, है ना। सोवरेन स्टेट्स के एग्रीमेंट से नहीं बना, किसी सब स्टेट्स की अलग अलग सोवरेनिटी नहीं है, ठीक है, कलेक्टिव सोवरेनिटी है। और सोवरेनिटी लाई किसमें करती है? पीपल ऑफ इंडिया में। नो स्टेट हैज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू सीड फ्रॉम इंडिया। किसी भी स्टेट का राइट नहीं है कि वो इंडिया से अलग हो सके। हालांकि हम लोग उस दिन भी पढ़ चुके थे, और इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, इंडिया इज एन इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट। क्यों? क्यों कह रहे हैं डिस्ट्रक्टेबल स्टेट? क्योंकि आर्टिकल 2, एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, नए स्टेट को एडमिट कर सकते हैं और एस्टेब्लिश कर सकते हैं। पार्लियामेंट मेड बाय लॉ एडमिट अ न्यू स्टेट इनटू द यूनियन और एस्टेब्लिश अ न्यू स्टेट, ठीक है। तो आर्टिकल 2 के अंदर फॉर्मेशन एंड ऑल्टरेशन ऑफ स्टेट, नया स्टेट बना सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं। क्या क्या अधिकार है आर्टिकल 3 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को? फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेटिंग टेरिटरीज फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग स्टेट। जैसे यूपी से काट के उत्तराखंड बना, तेलंगाना बना, इस तरीके से स्टेट को काट के स्टेट बनाया जा सकता है अलग। यूनाइट टू और मोर स्टेट्स और पार्ट्स ऑफ स्टेट्स, जैसे छत्तीसगढ़ बना, कुछ हिस्सा एमपी का लिया गया, कुछ हिस्सा बिहार का लिया गया, है ना। तो इस तरीके से वो बना छत्तीसगढ़। तो दो स्टेट्स का हिस्सा लेके भी बना सकते हैं। यूनाइट एनी टेरिटरी विद अ पार्ट ऑफ एनी स्टेट। कल को बोलेंगे दिल्ली जो है यूपी का पार्ट है, तो वो यूपी का पार्ट है, ठीक है, बोल सकते हैं। इंक्रीज द एरिया ऑफ स्टेट। कल को बोले कि झारखंड जो है वो अब छत्तीसगढ़ और झारखंड मिला के झारखंड बोलेंगे, तो वो भी कर सकते हैं। डिमिनिश द एरिया ऑफ स्टेट, छोटा किया जा सकता है। बोलेंगे कि ईस्ट यूपी का जो एरिया उसको बिहार में मिला देते हैं, है ना, तो वो भी कर सकते हैं। डिमिनिश कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं बाउंड्रीज। कहेंगे कि भाई जो झांसी है वो एमपी का हिस्सा हो जाएगा और जो रीवा है वो यूपी का हिस्सा हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, नाम बदल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। प्रोसीजर याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है प्रोसीजर। ये सारी चीजें तो आप लोगों को पता होंगी ही, आप लोगों ने स्कूल में भी पढ़ी होंगी कि ये सारा सेंट्रल गवर्नमेंट का राइट है, सेंट्रल जो लेजिस्लेचर है उसका राइट है, ठीक है। प्रोसीजर क्या रहेगा? सबसे पहले अगर कोई भी चीज ऑल्टरेशन करना है, यानी कि आर्टिकल 3 के अंदर कोई भी काम करना है, तो सबसे पहले प्रेसिडेंट क्या करेगा? रिकमेंडेशन देगा। सबसे पहले प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन देगा, ठीक है। ठीक है, क्या कह रहे हैं? अ बिल रिलेटिंग टू रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन पार्लियामेंट एंड ओनली विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। फिर प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के बाद रेफरेंस के लिए जाएगा स्टेट के। हालांकि स्टेट का रेफरेंस केवल वो है क्या बोलते हैं उसको, खाना पूर्ति है, केवल खाना पूर्ति है। अगर स्टेट उसको अपोज भी करता है, अगर स्टेट कोई जवाब नहीं भी देता है, तब भी क्या होगा? तब भी जो पार्लियामेंट है उसका डिसीजन फाइनल होगा, इवन इफ स्टेट लेजिस्लेचर अपोज इट, इवन इफ द स्टेट लेजिस्लेचर डज नॉट रिस्पॉन्ड with modifications different from those original referred। ओरिजिनल रिकमेंडेशन से अलग भी कुछ भी पास कर सकती है पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के पास पूरी पावर है इसके अंदर, ठीक है। वैसे प्रोसीजर हल्का सा याद रखेंगे। द कंसेंट ऑफ कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर इज नॉट रिक्वायर्ड। सिर्फ कंसल्टेटिव है, ठीक है, केवल कंसल्टेशन के लिए है, पूछ लिया वही बहुत है, ठीक है। स्पेशल पोजीशन ऑफ यूटीज, यूटीज की क्या पोजीशन है? क्लॉज ए टू ई, आर्टिकल 3 के अंदर क्लॉज ए टू ई तो स्टेट के लिए है, और जिसके अंदर यूनियन टेरिटरीज भी आती हैं, तो यूनियन टेरिटरीज के ऊपर भी सेम रूल लागू होगा। हाउएवर द प्रोविजन रिक्वायर्स रेफरेंस टू द कंसर्न लेजिस्लेचर डज नॉट ट्रीट यूनियन टेरिटरी एज अ स्टेट। Therefore, Parliament may recognize a union territory without necessarily obtaining the view of its legislature। वहां पर अगर लेजिस्लेचर है भी यूनियन टेरिटरी के अंदर, तो उसकी तो रिकमेंडेशन लेने की भी जरूरत यूनियन टेरिटरी को, और यूनियन टेरिटरी के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं है, पार्लियामेंट को नहीं है, ठीक है। आर्टिकल 4 क्या बताता है? नेचर ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन लॉस। रीऑर्गेनाइजेशन कैसे हो? A law made under आर्टिकल 2 और 3, आर्टिकल 2 और 3 में रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, तो कैसे होगा? तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा?
अमेंड द फर्स्ट शेड्यूल के अंदर अमेंडमेंट करना पड़ेगा, है ना। इसके अलावा फोर्थ शेड्यूल के अंदर अमेंडमेंट करना पड़ेगा राज्यसभा के रिप्रेजेंटेशन को लेके। फोर्थ शेड्यूल में है ना राज्यसभा का रिप्रेजेंटेशन, तो उसके रिप्रेजेंटेशन को लेके भी उसके अंदर अमेंडमेंट करना पड़ेगा। प्रोवाइड फॉर रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर में कैसे रिप्रेजेंटेशन होगा, कितनी सीट होंगी, पार्लियामेंट के अंदर कितनी सीट होंगी, लोकसभा के अंदर कितनी सीट होंगी, राज्यसभा के अंदर कितनी सीट होंगी। कंटेन सप्लीमेंटल इंसिडेंटल एंड कॉन्सिक्वेंशियल प्रोविजंस। इस दौरान जितना भी ये ट्रांजिशन होगा ना, इस ट्रांजिशन के दौरान सप्लीमेंटल, इंसिडेंटल और कॉन्सिक्वेंशियल प्रोविजंस पास करने का भी पार्लियामेंट के पास अधिकार रहेगा। ठीक है, इसके अंदर कोई भी स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत नहीं है, सिंपल मेजोरिटी से लॉ को पास किया जा सकता है, ऑर्डिनरी लॉ की तरह ट्रीट होता है। ध्यान रखेंगे ये जो अमेंडमेंट है ये आर्टिकल 368 वाला अमेंडमेंट नहीं है। ये कौन सा अमेंडमेंट है? ये आर्टिकल 3 वाला अमेंडमेंट है। जो प्रोसीजर ऊपर बताया ना, ये उस प्रोसीजर से होने वाला अमेंडमेंट है। आर्टिकल 368 का जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो अलग है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक्विजिशन एंड सेसेशन ऑफ टेरिटरी। क्या हम सेसेशन ऑफ टेरिटरी कर भी सकते हैं? क्या हम किसी टेरिटरी को इंक्लूड कर भी सकते हैं? तो ये देखेंगे। एक्विजिशन ऑफ फॉरेन टेरिटरी, तो हाँ, इंडिया क्या कर सकता है? किसी भी फॉरेन टेरिटरी को सेसेशन कर सकता है, परचेज कर सकता है, गिफ्ट में ले सकता है, लीज पे ले सकता है, ऑक्यूपाई कर सकता है, और कोई भी इंटरनेशनल अरेंजमेंट के अंदर उसको हम लोग ले सकते हैं अदर, है ना। आर्टिकल 13C रिकॉग्नाइजेस टेरिटरीज दैट मे बी एक्वायर्ड बाय इंडिया। आर्टिकल 13 का सी, ठीक है, क्या बताता है? जो टेरिटरीज हमको एक्वायर करनी है। सेसेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी टू अ फॉरेन कंट्री, आर्टिकल 3 जो है हालांकि वो अलाउ नहीं करता। इट कैन नॉट नॉर्मली बी यूज टू ट्रांसफर इंडियन टेरिटरी टू अ फॉरेन कंट्री, नहीं कर सकते। लेकिन बेरूबारी यूनियन केस याद है? कौन बताएगा मेरे को बेरूबारी यूनियन केस में क्या हुआ था 1960? कोई बता सकता है? एनीवन? क्या कहानी है इसकी बेरूबारी की? जी पायल जी बताएंगे क्या? प्रसून जी, मिश्रा जी, लॉ वाले जितने भी हैं, कविता जी। जल्दी बता दीजिए। सर ये इसके टेरिटरीज के इंक्लूजन एक्सक्लूजन का कुछ इशू था मेरे ख्याल से वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में बेरूबारी नाम तो की जगह है शायद। हाँ, वेस्ट बंगाल में बेरूबारी नाम की मतलब जगह पता है। नहीं पता। और तो हाँ बता दो चलो। उसकी उसको मतलब पूरा नहीं पता, कोई बात थोड़ा नहीं, बहुत पता है। जजमेंट में क्या हुआ यही बता दो। मतलब ऐसा कुछ था कि पाकिस्तान शायद उसको क्लेम कर रहा था। हाँ तो अभी और ज्यादा ध्यान नहीं क्या हुआ था कि बेरूबारी नाम की जगह थी इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे। उस समय बांग्लादेश पाकिस्तान हुआ करता था, तो वेस्ट बंगाल के नाम अंदर एक बेरूबारी नाम की जगह है। जो अगर हम रेड क्लिफ ने जो एक प्लान बनाया था इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन का, यानी कि इंडिया बांग्लादेश जो आज कह रहे हैं हम लोग, उसके पार्टीशन का जो एक प्लान बनाया था जिसको बोलता है रेड क्लिफ लाइन। तो रेड क्लिफ लाइन के हिसाब से तो बेरूबारी जो है वो इंडिया में आना है, ठीक है। और जो एक्चुअल मैप बनाया गया उस मैप में बेरूबारी पाकिस्तान में चला गया, फिर ऑपरेशनली इंडिया में ही रहा, लेकिन फिर पाकिस्तान ने इसको क्लेम करना शुरू कर दिया कि मैप में तो हमारे यहाँ आ रहा है। फिर अरेंजमेंट हुआ, एक नेहरू ने एक वो किया, ट्रीटी करी उनके साथ, पाकिस्तान के साथ एक एग्रीमेंट किया। उस एग्रीमेंट में बेरूबारी दे दिया, और बेरूबारी दे दिया तो देश के अंदर हल्ला मच गया, लोगों ने नेहरू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। तो नेहरू ने फिर से एग्रीमेंट किया, फिर उसके बाद वो जगह 50-50 डिवाइड हुई, ठीक है। तो री बेरूबारी यूनियन वही केस है। री बेरूबारी यूनियन के अंदर क्या कहा गया? द पावर अंडर आर्टिकल 3 डज नॉट कवर सेसेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी टू फॉरेन स्टेट। A constitutional amendment under Article 368 is necessary.
तो आर्टिकल 3 के अमेंडमेंट से क्या नहीं कर सकते, हम अपनी टेरिटरी किसी को दे नहीं सकते, उसके लिए 368 का अमेंडमेंट लाना पड़ा। ठीक है, 368 के अंदर अमेंडमेंट आया, 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, इससे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था वो बेकार हो गया। फिर इसमें ये भी कहते हैं कि प्रेम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, हाँ, इसका इसके अंदर ये एक्नॉलेज भी नहीं कर कहा गया था। सकते। इसके बेरुबारी के अंदर बहुत सारी चीजें कही गई थी, है ना, तो वो सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए, ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद मगन भाई ईश्वर भाई पटेल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस हुआ। इसके अंदर क्या कहा गया, अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड where an agreement merely identifies or demarcates an uncertain international boundary and does not involve actual secession of Indian territory। जहां इंटरनेशनल बाउंड्री का सही में वो करना है, अरेंजमेंट ठीक करना है, और कोई सेसेशन ऑफ इंडियन बाउंड्री नहीं हो रहा, तो आर्टिकल 368 के अंदर अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है। इंडिया बांग्लादेश लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2015 के अंदर फैसिलिटेटेड द एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव्स एंड सेटलमेंट ऑफ बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। अभी 2015 में कुछ पार्ट हमने एक्सचेंज किए हैं, इंडिया और बांग्लादेश ने, हमने थोड़ा सा पार्ट उनको दिया, थोड़ा सा पार्ट उनका हम दिया। ठीक है, तो ये अरेंजमेंट किया गया। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, जब भारत आजाद हुआ तो भारत के अंदर ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस थे और साथ में प्रिंसली स्टेट्स भी थे। तो प्रिंसली स्टेट्स वाली कमेटी किसको दी गई, स्टेट के साथ नेगोशिएशन करने की तो कमेटी नेहरू जी ने रखी अपने पास, लेकिन प्रिंसली स्टेट्स के लिए किसको बोला, वल्लभ भाई पटेल जी को। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन, इन लोगों ने किया इंटीग्रेशन, है ना, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कराया। तो 552 प्रिंसली स्टेट्स थे उस टाइम पे, याद रखेंगे, ये फिगर पूछी जाती है एग्जाम में। और 549 प्रिंसली स्टेट्स ने बिना कुछ ज्यादा विरोध किए इंडिया के अंदर क्या करा, अपना इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद 3 स्टेट बचे, हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो जूनागढ़ में तो रेफरेंडम हुआ और उस रेफरेंडम से जूनागढ़ इंडिया का पार्ट बन गया। हैदराबाद के अंदर पुलिस भेजनी पड़ी, पुलिस मतलब वहां पर बकायदा फोर्सेस भेज के उसको ऑक्यूपाई करना पड़ा, तो उसको बोलते हैं ऑपरेशन पोलो 1948 में। ऑपरेशन का नाम पूछ लेते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर की कहानी आप लोगों को पता ही है, फिर भी मैं थोड़ी सी बता देता हूँ बैकग्राउंड के लिए। जम्मू कश्मीर के अंदर क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि हम आजाद रहेंगे, है ना। हमने कहा ठीक है, आजाद रहो, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 था उसके अंदर केवल इंडिया और पाकिस्तान ही नहीं, उसके अंदर ये भी ऑप्शन था कि अगर आप आजाद रहना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, तो इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर ने इंडिपेंडेंट रहना चूज किया, हमने कहा ठीक है इंडिपेंडेंट रहो। फिर क्या हुआ कि वहां से पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर के ऊपर हमला हो गया। फिर जो वहां के जम्मू कश्मीर के राजा थे, राजा हरि सिंह, वो इंडिया से मदद मांगने आए, नेहरू जी से मदद मांगने आए। तो नेहरू जी ने उस समय पर चालाकी करके ये बोला कि ठीक है हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन तभी करेंगे जब आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन कर दोगे। तो वही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो जूनागढ़ ने, हैदराबाद ने, यूपी ने, बिहार ने साइन किया, वही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन फाइनली उनसे साइन करा लिया राजा हरि सिंह से, और जम्मू कश्मीर इंडिया का इंटीग्रल पार्ट बन गया। ठीक है, अभिन्न अंग बन गया। ठीक है, तो 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तो 4 हिस्सों में बांटा गया स्टेट्स को, मतलब टेरिटरीज को 4 हिस्सों में बांटा गया। पहले पार्ट ए स्टेट रखे गए इसके अंदर, जो पहले गवर्नर्स प्रोविंस थे, जहां पे गवर्नर हुआ करते थे वो वाले। पार्ट बी के अंदर रखे गए प्रिंसली स्टेट्स, और जहां पर ज्यादातर राजा राज प्रमुख हुआ करते थे। पार्ट सी के अंदर चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस रखे गए, और पार्ट डी के अंदर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को रखा गया। तो ये 4 पार्ट में बांटा गया। बाद में 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ये वाली व्यवस्था को खत्म कर दिया गया। ठीक है, फिर स्टेट और यूनियन टेरिटरी में 2 पार्ट में रखा गया। ठीक है, तो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट कैसे होगा, कैसे स्टेट्स का बंटवारा होगा, कैसे पता चलेगा कि यहाँ तक बिहार है और यहाँ से आगे यूपी चालू हो जाता है और यहाँ से आगे दिल्ली चालू हो जाना चाहिए। तो पहले मांग उठी कि भाई भाषा के आधार पर राज्यों को बांटा जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन
उसके लिए कमीशन बनाया गया धर कमीशन 19, ये कमीशन 3 कमीशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। धर कमीशन बनाया गया 1948 में, इसको हेड किया एस के धर ने। ठीक है, एस के धर ने क्या बोला, इन्होंने लिंग्विस्टिक डिमांड को एग्जामिन किया और कहा कि भाई लिंग्विस्टिक आधार पे स्टेट्स का बंटवारा नहीं होना चाहिए। किस आधार पे होना चाहिए? एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, एडमिनिस्ट्रेशन में जिस बंटवारे से आसानी हो, नेशनल इंटरेस्ट हो और जोग्राफिकल कंसिडरेशन हो, जोग्राफी के हिसाब से और एडमिनिस्ट्रेशन कन्वीनियंस के हिसाब से और नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से बंटवारा होना चाहिए, ना कि भाषा के आधार पे। सही बात है। फिर इसके बाद आती है जेवीपी कमेटी। जेवीपी मतलब जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, इन 3 लोगों की कमेटी बनती है और इन 3 लोगों की कमेटी ने भी लिंग्विस्टिक आधार पे, भाषा के आधार पे राज्यों को बांटने से मना कर दिया। ठीक है, फिर आंध्र स्टेट, आंध्र प्रदेश में एक पोट्टी श्री रामलू थे, पोट्टी श्री रामलू। वो आमरण अनशन पे बैठ गए, कहते मैं मर जाऊंगा अगर आंध्र प्रदेश को अलग स्टेट नहीं बनाया गया भाषा के आधार पे। अब वो अनशन पे बैठे थे, सरकार ने उनकी बात नहीं मानी, वो मर गए, जैसे जीडी अग्रवाल मर गए, जैसे जीडी अग्रवाल मर गए। ठीक है ना। अब सोनम वांगचुक के बारे में नहीं बोलूंगा, कुछ नहीं पता, वो बचने चाहिए, वो बहुत ही जरूरी आदमी है हमारे देश के लिए। ठीक है, तो उनकी मृत्यु हो गई पोट्टी श्री रामलू की। तो उसके बाद आंध्रा के लोगों के अंदर गुस्सा भड़का, वहां पे बहुत प्रोटेस्ट हुए, तो उसके बाद सरकार को मानना पड़ा और आंध्र प्रदेश बनाया गया 1 अक्टूबर 1953। 1953 में आंध्र प्रदेश को स्टेट बनाया गया, भाषाई आधार पर बना हुआ पहला स्टेट। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, भाषा के आधार पर बना हुआ पहला स्टेट आंध्र प्रदेश है। कब बना? 1953, 1 अक्टूबर 1953। ठीक है, फिर आता है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1953। फजल अली इसके चेयरमैन थे, के एम पन्नीकर और के एच एन कुंजरू इसके मेंबर्स थे। 3 मेंबर की कमेटी थी और इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जमा करी 1955 में। 1955 में उन्होंने बोला कि रिकमेंड कि सिर्फ भाषा के आधार पर राज्यों का बंटवारा नहीं होना चाहिए। क्या बोला? रीऑर्गेनाइजेशन शुड नॉट बी बेस्ड ऑन लैंग्वेज अलोन, केवल भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। क्या आधार होना चाहिए? नेशनल यूनिटी, जिससे कि राष्ट्र की एकता बनी रहे, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस रहे, इकोनॉमिकली वो वाइबल हो, ऐसा ना हो कि बंटवारा करके फिर इकोनॉमी खराब हो रही है, इकोनॉमिक वाइबिलिटी खत्म हो रही है, रीजनल इंटरेस्ट बना रहे। और इन सबको ध्यान में रखते हुए क्या करना चाहिए? स्टेट बनाना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ क्लियर बात आई नहीं, तो क्रिएशन इन्होंने बोला कि 16 स्टेट बनने चाहिए और 3 सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरीज बननी चाहिए, यानी कि 3 यूनियन टेरिटरीज और 16 स्टेट बनने चाहिए इंडिया के अंदर। ठीक है, फिर आता है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, जिसके अंदर क्या बोला? द एक्ट अलोन विद द 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट केम इनटू फोर्स ऑन 1 नवंबर 1956, जिसने बोला कि 14 स्टेट होंगे और 6 यूनियन टेरिटरीज होंगी। ठीक है, और पार्ट ए बी सी डी जो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था उसको एबॉलिश कर दिया। ठीक है, और 2 पार्ट्स में यानी कि स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में इंडिया को बांट दिया गया। मेजर टेरिटोरियल चेंजेस क्या किए गए 1956 के बाद? इस एक्ट के आने के बाद तो सबसे पहले 1953 में याद रखेंगे आंध्र प्रदेश। 1956 में 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से क्या आ गया? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आ गया 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। ठीक है, उसके अलावा 1960 के अंदर बॉम्बे स्टेट को डिवाइड कर दिया गया महाराष्ट्र और गुजरात के अंदर, और 1963 में नागालैंड को स्टेट का दर्जा मिला, पहले यूनियन टेरिटरी था। 1966 में हरियाणा से और पंजाब से हिस्से लेकर चंडीगढ़ को यूनियन टेरिटरी बनाया गया। ठीक है, इसके अलावा 1971 में हिमाचल प्रदेश, जो कि पहले यूनियन टेरिटरी हुआ करता था, उसको स्टेट का दर्जा मिला। 1972 में मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय को स्टेट बनाया गया। फिर 1974 में बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम्स में आ चुका है, सभी को याद रखना है वैसे तो, सिक्किम बन गया स्टेट, है ना। सिक्किम को 1974 में एसोसिएट स्टेट बनाया गया 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। ठीक है, क्या बनाया गया? एसोसिएट स्टेट बनाया गया। ठीक है,
फिर उसके बाद 1975 में फुल स्टेट का दर्जा मिला 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, ठीक है। 1987 में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा को स्टेट बनाया गया। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश पहले से इंडियन टेरिटरी थे, यूनियन टेरिटरी के अंदर आते थे, लेकिन गोवा पोर्चुगीज टेरिटरी था, फिर उसको इंडिया में शामिल कर दिया गया। 1987 में नहीं शामिल किया गया, ये शामिल 1961 में हो गया था, ठीक है। लेकिन उसके बाद 1987 में जाके इसको स्टेट का दर्जा मिलता है। 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड बनाए गए, है ना, सन 2000 में, याद होगा सबको। फिर उसके बाद उत्तराखंड, पहले उत्तरांचल बनाया गया, फिर उत्तरांचल का नाम बदल के 2007 में उत्तराखंड कर दिया गया। 2014 में तेलंगाना को बनाया गया, 29th स्टेट बना, जो कि हमारा, है ना। फिर 2019 में जो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट था उसका रीऑर्गेनाइजेशन करके जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बना दिया, लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया, इसलिए 29 से घट के 28 स्टेट रह गए, ठीक है। 29 से घट के 28 स्टेट रह गए आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू कश्मीर एक्ट 2019, ठीक है। और 2020 में दादर नगर हवेली और दमन दीव, दो यूनियन टेरिटरीज को मिला के एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। ये लेटेस्ट अपडेट है। इसके बाद भी कुछ अपडेट्स हैं, अभी आएंगे आगे, ठीक है। और नाम कौन कौन से बदले गए स्टेट्स के? यूपी का बदल के यूपी कर दिया गया, यानी कि यूनाइटेड प्रोविंस का बदल के उत्तर प्रदेश कर दिया गया। 24 जनवरी 1950, ये डेट तो बिल्कुल याद रखना, ठीक है। 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश डे भी मनाया जाता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, पीसीएस का एग्जाम आप लोग यूपी का देने जा रहे हो। 24 जनवरी बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, क्या बनाया जाता है इस दिन? उत्तर प्रदेश डे मनाया जाता है 24 जनवरी, ठीक है। 1950 को क्या हुआ था? यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदल के उत्तर प्रदेश रखा गया था। मद्रास स्टेट कब बना? तमिलनाडु, मद्रास स्टेट का नाम बदल के तमिलनाडु कर दिया गया 1969 में। मैसूर का बदल के कर्नाटक कर दिया गया 1973 में। और लक्कादीप, मिनिकॉय एंड एमिनीदीव आइलैंड्स का बदल के नाम कर दिया गया लक्षद्वीप 1973 में। पौंडीचेरी का पुडुचेरी 2006 में। उत्तरांचल का उत्तराखंड 2007 में। याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही अलग होकर उत्तरांचल बना और फिर उसका नाम उत्तराखंड हुआ। उड़ीसा का ओडिशा 2011 में, ठीक है। ये सीधे सीधे याद करने वाली चीजें, रिवाइज करेंगे, याद हो जाएंगी, है ना, धीरे धीरे। और कुछ फॉर्मूला बना सकते हैं कि कैसे कैसे आप लोगों को जो चीजें याद नहीं हो रही है उसके लिए आप लोग बोल सकते हैं, मुझे भी बता सकते हैं कि सर ये चीज याद नहीं हो रही है, इसको कैसे याद करें। तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ फॉर्मूला बनाएंगे कि किस तरीके से उसको अपने दिमाग में चिपका लेना है, ठीक है। प्रेजेंट यूनियन टेरिटरीज अब कौन कौन सी हैं? तो यूनियन टेरिटरीज विद लेजिस्लेचर, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली लेजिस्लेचर के साथ है। पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर, ये तीन तो किसके साथ है? ये है यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर। और यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर कौन कौन सी है? अंडमान निकोबार आइलैंड्स, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली एंड दमन दीव, लक्षद्वीप और सबसे इंपॉर्टेंट लद्दाख, ठीक है। लद्दाख सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के पहले क्या पोजीशन थी? पहले क्या पोजीशन थी? जम्मू कश्मीर पूरी तरीके से एक स्टेट था, आर्टिकल 370 के अंदर स्पेशल प्रोविजन, स्पेशल पावर्स को एंजॉय करता था। जम्मू कश्मीर का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सारे प्रोविजंस जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते थे, ठीक है। जैसे इंडियन पीनल कोड इंडिया के अंदर चलता था, जम्मू कश्मीर के अंदर चलता था रणवीर पीनल कोड, ठीक है। तो वहां के लॉस अलग थे। अब क्या हुआ? तो इसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, पॉइंट्स पढ़ लेते हैं क्या क्या है। इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन, लिमिटेड एप्लीकेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट रेस्ट्रिक्टेड लेजिस्लेटिव जुरिसडिक्शन, ये सारी चीजें हमने देख ली। आर्टिकल 35A बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैसे आया? कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन ऑर्डर 1954 से बनाया गया आर्टिकल 35A, ठीक है। आर्टिकल 35A बताता है कि वहां की स्टेट चूज कर सकती थी कि वहां का परमानेंट रेसिडेंट कौन होगा, ठीक। और एक लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, एक लेजिस्लेटिव असेंबली थी। फिर 370 को कैसे हटाया गया? कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 272 5 अगस्त 2019 को पास किया गया। इसके अंदर क्या किया? इसके अंदर सस्पेंड किया कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन ऑर्डर 1954,
यानी कि आर्टिकल 35A को सबसे पहले सस्पेंड किया गया। अप्लाइड द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, ये कब आया? 5 अगस्त को, याद रखेंगे 5 अगस्त को पहले ये लाई सरकार, क्या? कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 272, CO 272। इसके अंदर 35A को खत्म किया और क्या किया? कॉन्स्टिट्यूशन को जम्मू कश्मीर के अंदर लागू किया। अटेम्प्टेड टू मॉडिफाई आर्टिकल 367 so that constituent assembly in article 373 would be read as legislative assembly। 370 को हटाने के लिए, टू एब्रोगेट आर्टिकल 370, एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन था 367, जिसके अंदर ये कहा गया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की आपको क्या चाहिए? कंसेंट चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बदल के क्या कर दिया गया? वहां पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बदल के कर दिया गया लेजिस्लेटिव असेंबली। हालांकि इस वाले पॉइंट को सुप्रीम कोर्ट ने इनवैलिड माना। आगे चल के सुप्रीम कोर्ट ने इसी वाले पॉइंट को इनवैलिड माना। बस याद रखना किस वाले को? attempted to modify article 367 so that constituent assembly in article 373 would be read as legislative assembly। आर्टिकल 370 क्लॉज 3 के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का है उसको चेंज करके लेजिस्लेटिव असेंबली करने की इन्होंने कोशिश की थी। इसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया? इनवैलिड बता दिया, इसको इनफेक्शियस बता दिया। ठीक है, फिर आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 273, 6 अगस्त को, अगले ही दिन। तो प्रेसिडेंट ने डिक्लेयर किया कि आर्टिकल 370 इनऑपरेटिव हो जाएगा। द प्रेसिडेंट डिक्लेयर्ड आर्टिकल 370 इनऑपरेटिव एक्सेप्ट इन इट्स मॉडिफाइड फॉर्म, प्रोवाइडिंग दैट द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वुड अप्लाई टू जम्मू एंड कश्मीर। तो 370 डिलीट किया ही नहीं, उसको क्या किया? इनऑपरेटिव कर दिया, एक्सेप्ट इन इट्स मॉडिफाइड फॉर्म। तो मॉडिफाइड फॉर्म में लागू रहेगा। तो करेक्ट एक्सप्रेशन क्या है? आर्टिकल 370 was made inoperative, it was not formally deleted from the constitution by constitutional amendment। इसको डिलीट नहीं किया गया, लेकिन इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ इसको इनऑपरेटिव करने का? आर्टिकल 35A ceased to operate, इसका ऑपरेशन खत्म हो गया। द सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू कश्मीर बिकेम इनऑपरेटिव, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया। ऑल प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिकेम एप्लीकेबल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हर एक प्रोविजन एप्लीकेबल हो गया जम्मू कश्मीर के अंदर। ठीक, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 ने एडमिनिस्ट्रेटिव इफेक्ट क्या डाला? वो है कि बिल पास हुआ, पहले तुझे देख लेते हैं। द बिल वाज पास बाय पार्लियामेंट और इन अगस्त 2019, रिसीव्ड प्रेसिडेंट असेंट ऑन 9 अगस्त 2019 एंड केम इनटू फोर्स ऑन 31 अक्टूबर 2019। तो ये डेट्स याद रखेंगे, कब? 9 अगस्त को प्रेसिडेंट ने साइन किया और 31 अक्टूबर को फोर्स में आ गया। ठीक है, क्या किया इसने? डिवाइड कर दिया जम्मू कश्मीर को। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर बना दिया और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर बना दिया। ठीक है, तो द ऑफिशियल एक्ट क्रिएट्स लद्दाख अंडर सेक्शन 3 एंड जम्मू कश्मीर अंडर सेक्शन 4 ऑफ जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। ठीक है, मेन फीचर क्या थे इसके? तो जो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर है वहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा आर्टिकल 239 के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा प्रेसिडेंट क्या करेंगे? वहां का एडमिनिस्ट्रेशन चलाएंगे। वहां पे एक लेजिस्लेटिव असेंबली होगी जो वहां के लिए लॉ बनाएगी। आर्टिकल 239A के अंदर एप्लीकेबल, आर्टिकल 239A एप्लीकेबल होगा एज अ चीफ मिनिस्टर होगा, इनका लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, 5 साल के लिए टर्म हो गया। इससे पहले जो था वो 6 साल का टर्म हुआ करता था जम्मू कश्मीर के लेजिस्लेटिव असेंबली का। फिर अब कितना हो गया? वही सबके लिए जितना है 5 साल। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल एबॉलिश कर दी, सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली रहने दी। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव पावर क्या कर सकते हैं? पब्लिक ऑर्डर और पुलिस को छोड़ के स्टेट लिस्ट के अंदर जितना भी मैटर है उन सब के ऊपर जम्मू कश्मीर अपने लिए लॉ बना सकता है। किस को छोड़ के? पब्लिक ऑर्डर और पुलिस, क्योंकि यूनियन टेरिटरी है तो यूनियन टेरिटरी के अंदर जो पुलिस होती है वो डायरेक्टली होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है। ठीक है, कंकरेंट सब्जेक्ट एप्लीकेबल टू यूनियन टेरिटरीज और पार्लियामेंट पावर, पार्लियामेंट कैन मेक, पार्लियामेंट तो लॉ बना ही सकता है ना यूनियन टेरिटरी के लिए। इवन जो सब्जेक्ट
स्टेट लिस्ट के अंदर आते हैं, यूनियन टेरिटरी के केस में उन पे भी क्या कर सकते हैं, लॉ पार्लियामेंट बना सकता है। ठीक है, और क्या क्या चेंजेस हुए? हाई कोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोगों के लिए क्वेश्चन बन सकता है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख इन दोनों के लिए कंबाइंड हाई कोर्ट है। जम्मू कश्मीर की जो हाई कोर्ट है वो कंबाइंड हाई कोर्ट है इन दोनों के लिए। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है 5 लोकसभा सीट्स आर एलोकेटेड टू जम्मू कश्मीर एंड 1 टू लद्दाख। लोकसभा की 5 सीटें जम्मू कश्मीर को मिली और 1 सीट लद्दाख को मिली। इस पर भी एक झगड़ा है, इस पर भी, क्योंकि 2 डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे वहां पे अभी तक। अभी कितने डिस्ट्रिक्ट है लद्दाख के अंदर, कोई बता सकता है? 2, 3, 5 या 7? लिख दो, मैसेज में लिख दो, 2, 3, 5 या 7? 6 नहीं, मिसबा जी ने एकदम सही बताया, 7। ठीक है, 6 नहीं 7 है। अभी उनको भी याद करेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आ जाते हैं इसमें। तो हाँ, तो इसके ऊपर भी झगड़ा है, क्योंकि पहले 2 ही डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे वहां पे, ले और कारगिल। ले और कारगिल, इन दोनों के लिए एक ही रिप्रेजेंटेटिव, एक ही लोकसभा का एमपी, है ना। तो इन इन दोनों की चूंकि ज्योग्राफिकल कंडीशंस अलग अलग हैं, तो सोनम वांगचुक जब बैठे थे शेड्यूल 6 की मांग के लिए, अभी तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए अनशन कर रहे हैं, जिसके लिए उनको 6 महीने की जेल में डाल दिया था, शेड्यूल 6 की मांग जब कर रहे थे पिछले साल। तो उस समय पर उनकी ये भी मांग थी कि यहाँ पर कम से कम 2 एमपी होने चाहिए, 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज होनी चाहिए लोकसभा की। ठीक है, जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन कंटिन्यू रहा और यूपीएससी क्या करेगा, रेलिवेंट फंक्शंस लद्दाख के अंदर परफॉर्म करेगा। यूनियन टेरिटरी है ना भाई, तो वो करेगा यूपीएससी। फर्स्ट टाइम डेवलपमेंट, द 2024 इलेक्शंस वाज द फर्स्ट इलेक्शंस, फर्स्ट जम्मू एंड कश्मीर असेंबली इलेक्शंस इन व्हिच सीट वर रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए सीट्स का रिजर्वेशन भी किया गया। नॉमिनेटेड मेंबर 2023 में अमेंडमेंट लेके आए, जिसके अंदर ये कहा गया कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो कुछ मेंबर्स को नॉमिनेट भी कर सकता है जम्मू कश्मीर के अंदर। किन किन को नॉमिनेट कर सकता है? 2 महिलाओं को नॉमिनेट कर सकता है, यदि उसे लगता है कि महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं हुआ है। 2 ऐसे लोगों को भी वो नॉमिनेट कर सकता है जो किससे है, फ्रॉम द कश्मीरी माइग्रेंट कम्युनिटीज। कश्मीर की माइग्रेंट कम्युनिटीज से जो आते हैं उनमें से भी 2 लोगों को कर सकता है, लेकिन उसमें एक महिला होनी चाहिए, एक उसमें भी महिला होनी चाहिए। और एक मेंबर कर सकता है डिस्प्लेस्ड पर्सन फ्रॉम पीओके। पीओके से जो व्यक्ति डिस्प्लेस होकर इंडिया में आया है, जो लोग आए हैं इंडिया में बहुत सारे, तो उनको भी क्या कर सकते हैं, नॉमिनेट कर सकते हैं। हालांकि पीओके भी इंडिया है, इंडिया के बाहर नहीं है। इलेक्टेड सीट्स कितनी है? 90 इसके अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर 90 इलेक्टेड सीट्स है और 5 नॉमिनेशन से आ सकते हैं। 24 सीट पीओजेके में है जो कि वैकेंट है, और वैकेंट ही रहेंगी क्योंकि वहां पर इलेक्शन कंडक्ट ही नहीं हो पाया। हमारा इलेक्शन कमीशन पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन नहीं करा पाया, इसलिए वो सीट्स वैकेंट है। ठीक है, द एक्सटेंट ऑफ एलजी's इंडिपेंडेंट पावर टू मेक दीज नॉमिनेशंस हैज बीन चैलेंज्ड, जिसको चैलेंज किया गया है लद्दाख हाई कोर्ट, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट में इसका केस चल रहा है। देखते हैं उसके अंदर क्या जो भी डिसीजन आएगा। रिजर्वेशन फॉर विमेन इन जम्मू कश्मीर असेंबली, तो 2023 के अंदर अमेंडमेंट करके महिलाओं के लिए 1/3 सीट रिजर्व कर दी गई है। हालांकि डिलिमिटेशन का इंतजार है, तो डिलिमिटेशन एक्सरसाइज के बाद ही ये लागू हो पाएगा। तो 2024 के इलेक्शन में 1/3 रिजर्वेशन का फायदा उनको अभी तक तो नहीं मिला है। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है आर्टिकल 370 के ऊपर, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, आर्टिकल 370 वॉज टेम्परेरी था, तो हटना ही था। ठीक है, जम्मू कश्मीर डिड नॉट रिटेन इंटरनल सोवरेनिटी, जम्मू कश्मीर की कोई इंटरनल सोवरेनिटी नहीं है। जम्मू कश्मीर बिकेम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया एंड डिड नॉट पोजेस अ सेपरेट एलिमेंट ऑफ सोवरेनिटी, कोई अलग से सोवरेनिटी उसकी एग्जिस्ट ही नहीं करती। एप्लीकेशन ऑफ द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन अपहेल्ड किया इसको, है ना। जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन बिकेम इनऑपरेटिव। स्टेटस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट upheld the creation of यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख अंडर आर्टिकल 3, सबको अपहेल्ड किया, लेकिन केवल एक पॉइंट को याद रखना जिसको अपहेल्ड नहीं किया। कौन सा वाला? आर्टिकल 370 क्लॉज 3 के अंदर जो
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्ड लिखा था उसको जो रिप्लेस किया गया स्टेट असेंबली से, उसको एक्सेप्ट नहीं किया, उसको अपहेल्ड नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। डिड नॉट फाइनली डिसाइड वेदर पार्लियामेंट कुड परमानेंटली कन्वर्ट द एंटायर स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर इनटू यूनियन टेरिटरी। इसको फाइनली अभी तक डिसाइड नहीं किया है, क्योंकि इसको इस पॉइंट के ऊपर डिसाइड क्यों नहीं किया, क्योंकि स्टेट ने यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट में ये बोला था कि जितना जल्दी से जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी से जल्दी हम इसको जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी को स्टेटहुड का दर्जा देंगे। तो उस बात को मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक इसको डिसाइड नहीं किया है, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट स्टेटस ऑफ लद्दाख, लद्दाख क्या है, यूनियन टेरिटरी है विदाउट लेजिस्लेचर, एडमिनिस्टर्ड बाय प्रेसिडेंट थ्रू लेफ्टिनेंट गवर्नर, गवर्नड अंडर आर्टिकल 239 टू 40, ठीक है। रिप्रेजेंटेड बाय वन मेंबर, लोकसभा का एक ही मेंबर है, राज्यसभा का कोई भी मेंबर नहीं है, सेपरेटली कोई अलग से मेंबर नहीं है वहां पर। इसके अलावा सर्व्ड बाय द कॉमन हाई कोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। और 6 शेड्यूल की जो मांग चल रही थी वो अभी तक 6 शेड्यूल के अंदर नहीं आया है, ठीक है। हालांकि विनय कुमार सक्सेना अभी वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर है अभी तक, ठीक है। आगे चेंज हो जाए तो पता नहीं। लद्दाख सेफ गार्ड्स इंट्रोड्यूस किए गए 2025 में। ये क्या है, तो प्रेसिडेंट ने क्या किया, 4 इंपॉर्टेंट रेगुलेशंस लेके आए प्रेसिडेंट आर्टिकल 240 के अंदर। तो उसके अंदर कहा कि रिजर्वेशन, क्योंकि रिजर्वेशन की एक बहुत बड़ी मांग थी सोनम वांगचुक की, तो रिजर्वेशन की मांग को तो इन्होंने मान लिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने मान लिया और प्रेसिडेंट से इसको साइन करा लिया रिजर्वेशन रेगुलेशन को। उसके अंदर क्या कहा गया कि लद्दाख के अंदर जो भी नौकरियां हैं, जितनी भी पब्लिक सर्विसेज हैं, उनको और एजुकेशन के अंदर 85% रिजर्वेशन होगा, एक्सक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस का 10% अलग से होगा, यानी कि 95% सीट्स रिजर्व होंगी, ठीक है, लद्दाख के अंदर। और किसको मिलेंगी, जो डोमिसाइल होगा वहां का। अब डोमिसाइल कौन बन सकता है, जो कम से कम 15 साल वहां पर रहा हो, उसी को वहां का डोमिसाइल मिलेगा, ठीक है। या फिर और साथ में 10th और 12th वहां से की हो, तब उसको मौका मिलेगा, किसके लिए, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए और एजुकेशन के लिए, ठीक है। इट ऑल्सो कवर्स स्पेसिफिक कैटेगरी सच एज चिल्ड्रन ऑफ सेंट्रल ऑफिशियल्स हु सर्व इन लद्दाख फॉर 10 इयर्स। सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स जो हैं वो 10 साल अगर वहां पर काम करते हैं तो उनके बच्चों को, चिल्ड्रन ऑफ एलिजिबल डोमिसाइल, जो डोमिसाइल है उनके बच्चों को, और स्पाउस ऑफ डोमिसाइल, जो स्पाउस पति या पत्नी है डोमिसाइल के, उनको, ठीक है। तो पब्लिक पोस्ट अंडर द यूटी एडमिनिस्ट्रेशन आर लिंक्ड टू लद्दाख डोमिसाइल। जो लद्दाख डोमिसाइल होगा उसी को वहां पर पब्लिक सर्विस के अंदर मौका मिलेगा एग्जाम देख के लेने का। उसको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं लद्दाख की। कौन सी, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, भोटी और पुर्गी। इंग्लिश, हिंदी, उर्दू तो याद रहेगी, भोटी और पुर्गी भी है, इनको भी याद रख लो, भोटी और पुर्गी। और स्पेशल एफर्ट की बात की गई है प्रमोशन के लिए किन भाषाओं की, चीना, ब्रुक्सकट, बाल्टी और लद्दाखी। इन 4 लैंग्वेजेस को स्पेशली प्रमोट करने की बात की गई है, चीना, ब्रुक्सकट, बाल्टी और लद्दाखी, ये 4 लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। और विमेन रिजर्वेशन इन हिल काउंसिल, एटलीस्ट 1/3 ऑफ द सीट्स इन लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल। ये क्या है देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको शेड्यूल 6 वाले ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट से मत कंफ्यूज करना। ये क्या है, ये अलग से अरेंजमेंट है, लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है। इसमें उतनी भी ऑटोनॉमी नहीं है जितनी शेड्यूल 6 के ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अंदर होती है, ठीक। ये क्या कर सकते हैं, ये केवल इंप्लीमेंटिंग बॉडी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है ये, इनके पास केवल एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, लेजिस्लेटिव पावर्स नहीं है, नो लेजिस्लेटिव पावर्स। जबकि अगर हम शेड्यूल 6 की बात करें, शेड्यूल 6 उसके अंदर जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स होती हैं,
इनके पास लेजिस्लेटिव पावर भी होती है। कौन कौन सी लेजिस्लेटिव पावर्स होती है? लैंड को लेके, कस्टम को लेके, रीति रिवाजों को लेके, रिचुअल्स को लेके, लोकल लॉज को लेके, ये लॉज बना सकते हैं, लेजिस्लेट कर सकते हैं। एग्जीक्यूट तो कर ही सकते हैं, लेजिस्लेट भी कर सकते हैं शेड्यूल 6 के अंदर, ठीक है। लेकिन लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल अलग है, इसके अंदर सिर्फ ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ठीक है, याद रखेंगे। लद्दाख के 7 डिस्ट्रिक्ट, तो दो तो पहले से थे, लेह कारगिल, तो लेह और कारगिल तो है ही, और लेह और कारगिल के अलावा नुब्रा शाम चांगथांग, नुब्रा शाम चांगथांग ये तो बनाए गए हैं लेह में से, और कारगिल में से बनाए गए हैं जास्कर और द्रास, ठीक है, याद रखेंगे। जास्कर और द्रास कहां से बनाए गए हैं? लेह से। और चांगथांग, शाम और नुब्रा ये बनाए गए कहां से? लेह उससे, लेह से, ठीक है, ये वाले कारगिल से, ठीक है। तो टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं, ठीक। प्रेजेंट डिमांड्स इन लेह लद्दाख अभी भी इनकी शेड्यूल 6 की डिमांड चल रही है। तो लेह कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस है जो ये सारी डिमांड रखता रहता है। और 6 शेड्यूल की मांग क्यों कर रहे हैं मैंने आप लोगों को बता दिया, क्योंकि उनके पास फॉरेस्ट को लेके और लॉज को लेके, लोकल इकोसिस्टम को लेके लॉज बनाने का अधिकार होता है। अभी तक असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम इन 4 स्टेट्स के अंदर ही शेड्यूल 6 के एरियाज बनाए गए, ठीक है। लद्दाख अभी भी इसका एरिया नहीं है।